दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनाव आयोग की साख पर गहराते संकट की। देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियों से यह संकट और भी गहरा गया है। चुनाव लोकतंत्र की प्राणवायु माने जाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने की संवैधानिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। लेकिन अब उसकी अपनी साख ही सवालों और संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष तो अरसे से सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा उठाए गए सवालों ने इसे और गंभीर मसला बना दिया है। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां और पूछे गए सवाल चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया कि जब चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल है, तब क्या यह व्यवस्था वास्तव में स्वतंत्र है या सिर्फ स्वतंत्रता का दिखावा भर है। शीर्ष अदालत ने फिर टिप्पणी की कि इस संरचना में, यानी इस नियुक्ति समिति की संरचना में कार्यपालिका का वर्चस्व स्पष्ट दिखाई देता है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह भी सवाल किया कि जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की समिति में किसी स्वतंत्र सदस्य को जगह क्यों नहीं दी गई। फिर पीठ ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जितनी कानून व्यवस्था के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी भी निरुत्तर हो गए कि अगर एक प्रधानमंत्री एक नाम चुने और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुने, तो तीसरा सदस्य यानी प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री किसके पक्ष में जाएगा। सरकारी वकील वेंकटरमणी ने कहा कि इस बारे में वह कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते और व्यावहारिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहेंगे। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में पूरी प्रक्रिया कार्यपालिका के नियंत्रण में चली जाती है। 2023 के अधिनियम के मुताबिक गठित चयन समिति में 2-1 से बहुमत के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि जब हर निर्णय 2-1 से के बहुमत से सरकार के पक्ष में ही जाने की संभावना है, तो फिर विपक्ष के नेता को समिति में रखने का औचित्य क्या है। यदि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं जाएंगे, तो विपक्ष के नेता की भूमिका मात्र सजावटी बनकर रह जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी चिंता स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, पर वह तभी संभव है जब चुनाव आयोग न सिर्फ स्वतंत्र हो बल्कि जनता को स्वतंत्र दिखाई भी दे। विपक्ष और कुछ सिविल सोसाइटी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों और संदेहों के चलते पहले से ही छवि पर ग्रहण के संकट से जूझ रहे चुनाव आयोग की साख पर ये अब तक के सबसे सख्त सवाल हैं और वे भी देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से आए हैं। सुनवाई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही है, इसलिए कटघरे में केंद्र सरकार भी है, जिसने देश में पहली बार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून बनाया। आश्चर्यजनक लग सकता है कि दशकों तक
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिना किसी कानून के तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि तब तो ऐसी पहल के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए, पर संदेह और सवालों के घेरे में उसके द्वारा बनाया गया कानून ही है और सर्वोच्च न्यायालय की पीठ उस कानून को ही संवैधानिकता की कसौटी पर परख रही है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून के अभाव में केंद्र सरकार की मनमर्जी रोकने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी। उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 2 मार्च 2023 को संविधान पीठ ने फैसला दिया कि इस बाबत संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश पर होगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक ही प्रभावी थी। सो उसी साल 28 दिसंबर को संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 पारित कर नया कानून बना दिया, जिसमें 3 सदस्यीय चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को जगह दी गई। बेशक सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नहीं कहा था कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव नियुक्ति समिति में रखा ही जाना चाहिए, लेकिन उन्हें बाहर कर जिस तरह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, उससे संदेश यही गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार अपना ही वर्चस्व चाहती है। सवाल उठा कि जिस तरह केंद्र सरकार अभी तक अपने पसंदीदा नौकरशाहों को चुनाव आयुक्त बनाती रही, वही सिलसिला नया कानून बनने के बाद भी जारी रहेगा। तब उससे बदला क्या? नियुक्ति के लिए विचाराधीन नामों की बाबत पूरी जानकारी सही समय पर विपक्ष के नेता को उपलब्ध न करवाने की शिकायतें तो आम है, लेकिन जब 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति में फैसले के लिए जरूरी 2-1 का बहुमत पहले से सरकार के पास है, तब विपक्ष के नेता की भूमिका ही अर्थहीन हो जाती है। इसीलिए इस कानून को चुनौती देते हुए याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिन पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। दरअसल इस कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई, जिन पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव निकट होने के चलते नियुक्तियों में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया। तब भी पीठ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध कथन उद्धृत करते हुए एक मार्गदर्शक टिप्पणी की थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह बुरा साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वह अच्छा साबित होगा। पंच परमेश्वर की भावना की याद दिलाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने विश्वास भी जताया था कि चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, इसलिए यह याद रखना बुद्धिमानी होगी कि एक बार संवैधानिक पद धारक का चयन हो जाने पर वे संविधान के अक्षरशः और भावना के अनुरूप कार्य करने को बाध्य होते हैं। यह माना जाता है कि अपने कार्य में वे संवैधानिक भूमिका और औचित्य का पालन करेंगे। बेशक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून की संवैधानिकता पर अंतिम फैसला शीर्ष अदालत का ही होगा, लेकिन एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं की साख पर उठते सवालों और संदेह के दूरगामी खतरों पर विचार करने की जिम्मेदारी सभी की है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।